हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और इस ठंडी के मौसम में आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड के एग्जामिनी के लिए जो भी परीक्षार्थी हैं जो इस साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है। और उस मॉडल सेट का शॉर्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू मैथमेटिक्स का, उसका वीडियो ऑलरेडी पहले से डाला जा चुका है। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके उसको देख लीजिए। और आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो आप फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको देन एंड देयर मिल जाए। तो मैट्रिक जो बिहार बोर्ड की परीक्षा अगले महीने में होने वाली है, उसका जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है उसका गणित का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके साथ मैं उपस्थित हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से मात्र आपको 15 का आंसर देना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो छोड़ के कहीं जाइए नहीं, आपके मैट्रिक की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से होती रहेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि संख्या 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक है 72 और 120 का लसा यानी एलसीएम आपको निकालना है। और किस विधि से निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 72 यानी 72 का गुणनखंड करेंगे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो 36, फिर 2 से देंगे 18, फिर 2 से देंगे 9 और फिर 3 से देंगे 3 यानी 2 to the power 1 2 3 और 3 to the power 2। अब उसके बाद क्या है, 120 है। तो 120 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे 5। तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 3 into 5। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो जैसा कि आपको मालूम है लघुत्तम समापवर्त में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उसका मैक्सिमम पावर हम लेंगे। तो 2 का पावर 3 जो है वह दोनों जगह है, तो 2 का पावर 3 ले लीजिए। इसके बाद 3 का पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो मैक्सिमम पावर लेंगे, और 5 वहाँ नहीं है तो 5 ले लेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 × 40, 9 × 36, 360 इसका एलसीएम होगा। और इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 360। यानी 360 जो है वह 72 का भी एलसीएम और 120 का एलसीएम है। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी रूट वाली संख्याएं हैं और जिनका पूरा रूट नहीं निकल सकता है वे सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसी को प्रूफ करना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो चीज़ हमें प्रूफ करना है उसका अपोजिट मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान करके आगे बढ़ेंगे। और यदि ये लास्ट तक जाते जाते जो चीज़ हम माने हैं उसके अपोजिट आ जाएगा तो फिर हम एक कंट्राडिक्शन में पहुँच जाएंगे और उसका उल्टा सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यदि संभव हो तो मान लिया कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आइए हम लोग जो इजी मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमने मान लिया क्या, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे चूंकि 3 एक परिमेय संख्या है
हम लोग जानते हैं 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या और 3√2 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो हम एक परिमेय संख्या को जब दूसरे परिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है। इसलिए 3√2 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, हम इसको भी परिमेय माने हैं, इसको भी परिमेय माने हैं, ये तो ऑलरेडी परिमेय है ही, और इसको हम क्या करे हैं, माने हैं, सपोज किए हैं कि 3√2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो इससे हमारा क्या मिलेगा, √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु ऐसी बात नहीं है, हम लोग पीछे प्रूव भी कर चुके हैं, हम लोग जानते भी हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको अपरिमेय को हम परिमेय ले लिए हैं सॉल्यूशन में कि संभव हो तो मान लिया कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय मानने की वजह से ये परिमेय दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये परिमेय है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हम माने हैं वह क्या हो गया, गलत है। इसलिए 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करके ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगले पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2y² + 3y + 1 को y + 2 से डिवाइड कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, डिवीज़न करना है, y + 2 से भाग देना है आपको 2y² + 3y + 1 में। यहाँ एक द्विघातीय बहुपद है और इस द्विघातीय बहुपद को आपको एक रैखिक बहुपद से भाग देना है। तो भाग देने की जो विधि है उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। पहले स्टेप में काम करना है कि जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है उसको घात के घटते क्रम में सजाना है। तो यहाँ ऑलरेडी घटते हुए क्रम में सजा हुआ है। अब आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ y है और यहाँ 2y² है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ y² है, यहाँ y है, एक y से मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2y²। फिर 2 को करेंगे तो 2 2 जा 4y। अब इसको माइनस कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -y + 1। अब फिर इसको हम -1 से देते हैं, कितना से देते हैं, -1 से। तो -1 से इसको करेंगे तो -y और -2। अब फिर ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो गया 3। तो आपका क्या हो गया, भागफल हो गया आपका, भागफल 2y - 1 और शेषफल आपका आ जाएगा इस तरह से 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कि यदि अल्फा और बीटा एक बहुपद gx दिया हुआ है, एक बहुपद यहाँ दिया हुआ है gx, और ये है x² - 7x + 6। यहाँ एक द्विघातीय बहुपद है x² - 7x + 6। अब क्या कह रहा है कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। लिखना है कि चूंकि अल्फा और बीटा बहुपद gx का शून्यक है, ये दिया हुआ है सवाल में ही, शून्यक है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। यहाँ -b के जगह पर क्या है, -7 है, और a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, यानी x का गुणांक और x² का गुणांक, यानी x का -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो हो जाता है वह होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो उसी का हमने यूज़ किया। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 5 नंबर में, कह रहा है कि x² - 7,
एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये। आइए इसका हम लोग पहले शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर करते हैं। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 और इस तरह से हमारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 7। यानी कि अब हम मान लेंगे इसका एक रूट, मान लिया कि अल्फ़ा इसका एक नाम दे दिए रूट 7 और बीटा बराबर हो गया माइनस रूट 7। अब इसके बाद हम लोगों को जो इसके शून्यक हैं उसके और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। यानी हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 7, यानी ये हो गया हमारा 0। और ये हमको चाहिए कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चाहिए माइनस बी बाई ए। तो 0 को हम माइनस 0 बाई 1 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ b वाला टर्म ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हो गया। जांच हो गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हम लेंगे, ये आएगा रूट 7 इंटू माइनस रूट 7, ये गुना करने के बाद हो जाएगा माइनस रूट 7 इंटू रूट 7 7 हो जाएगा। अब हमें ये चाहिए c बाई ए, और देखिए c के जगह पर माइनस 7 है और a के जगह पर 1 है, तो माइनस 7 को हम माइनस 7 बाई 1 लिख सकते हैं और इस तरह से ये हो जाएगा c बाई ए। इस तरह से हमने क्या किया, इसको वेरीफाई कर लिया, यहाँ अंत में वेरीफाइड लिख देंगे, यानी इसके सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से हम लोग सवालों को यदि हल करते हैं और सही सही आंसर को लिखते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में आपके सर्वश्रेष्ठ मार्क्स आ सकते हैं। आप बिल्कुल 50 में 50 मार्क्स, 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि एक द्विघातीय समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। कह रहा है कि के का क्या वैल्यू यहाँ पुट किया जाए कि इसके जो दो मूल होंगे, जो दो रूट्स होंगे, वह दोनों इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, तो यानी वास्तविक और समान होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं वह वास्तविक और असमान होते हैं यदि d का मान 0 से बड़ा हो। वास्तविक और समान होते हैं यदि d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। और मूल अवास्तविक होते हैं जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो इस केस में अभी आपको मैंने बताया कि मूल इसका वास्तविक और समान दिया हुआ है, इसका मतलब d का वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा और उसी का यूज करके हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ x a बराबर है 1, b बराबर है माइनस 8 और c बराबर है k। यानी x स्क्वायर के गुणांक को हम a से लिखते हैं, b को यानी x के गुणांक को b से और अचर पद को c से। तो अब हम d निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, इसलिए आपका d बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो b स्क्वायर कीजिए, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना k बराबर हो गया किसके, 0 के। ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4k बराबर 0, यानी 4k बराबर 64, इसलिए k बराबर आपका हो जाएगा 64/4, कट के हो जाएगा 16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। एक द्विघातीय समीकरण को हल करना है। ये दिया हुआ है सवाल नंबर 7 में एक समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। देखिए, जब द्विघात समीकरण को हल करना हो तो सबसे आसान जो विधि है वह गुणनखंड विधि है। यदि द्विघात समीकरण का गुणनखंड पॉसिबल है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे। और यदि गुणनखंड संभव नहीं है तो वैसी स्थिति में हम श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि उसको किस विधि से बनाना है, तब तो वह विधि फॉलो करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो द्विघात समीकरण है, आइए इसको हम लोग पहले गुणनखंड विधि से ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता है। 9 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ 12 है, 12 को ऐसे तोड़ना है
कि उसका भी गुणनखंड 36 हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद का विभाजन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो यह आसानी से हो जाएगा। देखिए 9x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग x² के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं। तो 9 चौका 36। अब 36 को ऐसे हम तोड़ते हैं कि उसका वैल्यू 12 के बराबर, यानी 12 को ही तोड़ना है। 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि उसका प्रोडक्ट जो है वह 36 आ जाए। तो ये 12 को हम 6 लिख दिए, 6 36 हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा 36 और दोनों मिल के -12 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 2, और यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 2 और ये हो जाएगा हमारा 0। जैसे यहाँ 3 ले लिए तो 3 तिया 9x², 3 दूनी 6x, यहाँ 2 कॉमन लिए, 2 तिहाई 6, या माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें हम 3x - 2 को कॉमन लेते हैं तो 3x - 2 और यहाँ क्या बचेगा 3x - 2, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा 3x - 2 बराबर 0 या 3x - 2 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा x बराबर हो जाएगा 2/3 या x बराबर हमारा हो जाएगा 2/3 और ये आंसर। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस समीकरण का जो है 2 मूल होगा और दोनों मूल वास्तविक और समान हो रहा है। देखिए 2/3 और 2/3 हो रहा है। इसके लिए अभी हम लोगों ने जो काम किया है b² - 4ac 0, चेक कीजिए तो b² - 4ac 0 हो रहा है। b² यानी 12 का -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब 4ac - 4a 9 है और c कितना है 4 है, तो ये 0 अगर आ जाता है तो उस तरह से भी चेक हो जाएगा। तो 4 9 36, 36 चौका 144। तो इस तरह से भी हम लोगों ने देखा, जहाँ भी मूल वास्तविक और समान आएगा निश्चित रूप से वहाँ d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी है, इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक समानांतर श्रेणी दिया है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन। ये एक एपी है, ये ऑलरेडी एपी दिया है, इसमें किंतु परंतु करना भी नहीं है, वैसे भी देख सकते हैं हम लोग। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। इस तरह से यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो इसके 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ a है हमारा 2, d कितना है 5 - 2 यानी 5 घटाओ 2 बराबर 3, और हमें n तो दिया नहीं है, हमें s 20 निकालना है। हमें क्या निकालना है s 20 यानी 20 पदों का योग निकालना है। तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा यहाँ। तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर फार्मूला है n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो अब s 20 यानी 20 पदों का योग क्या हो जाएगा n यानी 20 बटा 2, 2 गुने 2 प्लस 20 घटाओ 1 गुना 3, यानी कि इस फार्मूला में हमने सारे मान को रख दिया। ये 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, यहीं लिखते हैं 10। ये 2 दूनी 4 और ये 19 तियाँ 57 हो जाएगा, 57 और 4 61। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने 61 बराबर 610 और 610 इस एपी के 20 पदों का योग हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये 2 से काटे तो 10 हो गया, 2 दूनी 4 और 20 में से 1 घटेगा 19, 19 तियाँ 57, 57 4 61, 61 को 10 से गुना करेंगे 610 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन को, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और इस तरह के 30 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में दिए गए रहेंगे। उन 30 प्रश्नों में से आपको केवल 15 का आंसर करना है। तो परीक्षा में एक सावधानी ये बरतनी है कि टोटल 138 क्वेश्चन है और उसके आधे यानी 69 के ही आपको जवाब देने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका MCQ ही है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है, जो क्वेश्चन आते जाता है उसको सोल्व करते जाना है और जैसे ही आपका टर्म यानी ग्रुप ए से 50 पूरा हो जाता है उसको वहीं छोड़ करके ग्रुप बी में आ जाना है। ग्रुप बी में भी 2 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको ओनली
15 यानी 15 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप फटाफट जल्दी जल्दी जो आपको आ रहा है पहले उसको कवर करते जाना है और तब उसको मिलान कर लेना है कि यदि आपका 15 क्वेश्चन हो जाता है तो फिर आगे क्वेश्चन को टच नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। फिर ग्रुप सी में आपके 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 8। उन 8 प्रश्नों में से आपको मात्र 4 का ही आंसर करना है और ये सारी प्रक्रिया आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरी कर लेनी है, इसलिए टाइम को भी ध्यान में रखना है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन के साथ उपस्थित होते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कह रहा है कि एक एपी है जिस एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है वह 73 है। तो 11वां पद 38 है और 16वां पद यदि 73 है तो उस एपी का आपको निकालना क्या है, पदांतर निकालना है। उस एपी का पदांतर ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। तो मान लेते हैं हम लोग ऐसे सवालों में कि मान सॉल्यूशन यहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे मान लिया कि एपी का प्रथम पद नहीं मालूम है ए तथा पदांतर जो निकालना है वह क्या है, डी है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 11वां पद यानी ए 11 बराबर दिया हुआ है 38 और सूत्र से आपको मालूम है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 डी और ये हो जाएगा 38। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। तथा दूसरा क्या कहता है 16वां पद ए 16 बराबर कितना दिया हुआ है 73। तो इससे हमारा हो जाएगा ए प्लस 15 डी बराबर 73। इस समीकरण का नाम दे दीजिए 2। अब इस दोनों समीकरण से आप डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखिए 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा ये गौर से देखिए। 2 है आपका a प्लस 15 डी बराबर 73 और ये है a प्लस 10 डी बराबर है 38। इसको घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 डी बराबर हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3 और इस तरह से आपका d बराबर हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A, एक बिंदु है सपोज कीजिए यहाँ A, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0 2 और एक बिंदु है इधर और एक बिंदु मान लीजिए इधर है। एक को मान लीजिए P और एक को मान लीजिए Q। ये AP और AQ जो है वह दोनों बराबर है। अब P के निर्देशांक है 3P, तो P और Q का निर्देशांक है P5। P का निर्देशांक है P5। तो अब ये कैपिटल P ले लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरह से, या इसको BC कर देते हैं, क्या दिक्कत है, नाम देना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है AP बराबर है AC के, तो हमें P का वैल्यू निकालना है। तो AB और AC यदि बराबर है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB बराबर क्या है AC। तो AB बराबर AC है तो AB का वैल्यू हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर। फार्मूला यही है कि दोनों के x निर्देशांक का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y निर्देशांक का डिफरेंस का स्क्वायर। और इधर हमारा हो जाएगा रूल के हिसाब से p माइनस 0 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ से रूट को कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 यानी 9, आप प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, चूँकि p माइनस 0 p होगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3।
तो अब ये पी स्क्वायर और 9 इस पी स्क्वायर और 9 से कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा -4p + 4 = 0। तो इस तरह से हमारा -4p बराबर हो जाएगा -4, और दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, p बराबर 1 आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर p का वैल्यू 1 रखा जाए तो वैसी स्थिति में बिंदु A से बिंदु B की दूरी और A से C की दूरी जो होगी वह दोनों आपस में बराबर होगी, यानी AB और AC जो होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोगों को 30 क्वेश्चन करना है आज, इसलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 1, -2, एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है -3, 4। इस दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड हो गया PQ, इस PQ को एक पॉइंट A जो है वह 1 और 2 के निर्देशांक अनुपात में काटता है। तो आपको क्या करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन है कि एक बिंदु है P1 - 2, दूसरा बिंदु है Q -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को 1, 2 के अनुपात में अंततः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया वह बिंदु क्या है, A है, तो लिखेंगे मान लिया कि बिंदु A, इसका निर्देशांक मान लीजिए थोड़ा देर के लिए XY, बिंदु A रेखाखंड PQ को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, या अंग्रेजी में इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए A का निर्देशांक, तो इसका फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2, और y निर्देशांक का इसका होता है कि m1y2 + m2y1 / m1 + m2। अब सवाल है कि ये m1 m2 क्या है, तो m1 और m2 अनुपात है। तो यहाँ हम पहले भी लिख सकते हैं कि यहाँ x1 बराबर है 1, y1 बराबर है -2, x2 बराबर है -3 और y2 बराबर है 4, m1 बराबर 1 है और m2 बराबर 2 है। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले हम लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद तब यहाँ से काम करेंगे। तो अब हमारा m1 वहाँ देखिए 1 है, और 1 का गुना कैसे होगा, दूसरे से। अब +2 है, इसका गुना होगा 1 से और / 1 + 2। दूसरा जो निर्देशांक है y निर्देशांक, तो 1 × y2 4 और +2 × -2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 + 2। यानी कि 1 लेंगे तो इधर वाला निर्देशांक, 2 लेंगे तो इधर वाला निर्देशांक, ये ध्यान रखना है। तो y निर्देशांक के लिए 1 ये × 4 और 2 × -2। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, ये हो जाएगा आपका -3 + 2 / 3, और ये हो जाएगा आपका 4 - 4 / 3। तो इस तरह से ये -3 + 2, 1 को -3 से गुना किए -3, 2 को 1 से गुना किए +2 हो गया, यानी ये -1/3। ये क्या हो जाएगा -1/3 और 0, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यानी बिंदु A का जो निर्देशांक होगा वो -1/3 0 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं यहाँ हटता है तो यहीं कर देते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। 12 में क्या है, 12 को यहाँ गौर से देखिए, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, इसका नाम है ABCD। इसमें AB समानांतर है DC के, AB समानांतर है किसके, DC के, AB और DC, ऐसे आ जाइए ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इस समलंब चतुर्भुज में कह रहा है कि विकर्ण ACBD पर, ये विकर्ण हो गया AC और ये विकर्ण हो गया यहाँ से आपका BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ AB समानांतर और DC तो है ये है। अब आपको सिद्ध करना है त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB समरूप दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल मिल गया आपको, देखिए लिखेंगे त्रिभुज DOC और क्या है
आपको AOB में DOC और AOB को समरूप दिखाना है। DOC इस त्रिभुज को AOB के समरूप दिखाना है। तो एक्चुअली हम लेंगे त्रिभुज AOB और DOC तो नहीं होगा, COD होगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, उसको ध्यान में रखना है। कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तभी जाकर के त्रिभुज जो है वह समरूप होता है। तो AB समानांतर अगर है आपके DC के, तो इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल ये होगा, A का C होगा और B का कोरेस्पोंडिंग एंगल D होगा, और ये तो दोनों कोरेस्पोंडिंग है, ये है। तो AOB होगा तो COD होगा, ये ध्यान रखना है। AOB और COD में, वो DOC मिस प्रिंटिंग है, गलत है, आपको COD लेना है। तो AOB और COD में क्या हो जाएगा, चूंकि AB समानांतर है किसके, DC के, इसलिए कोण OAB बराबर कोण OCD और कोण OBA बराबर कोण ODB। ये दोनों पेयर जो है वह एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण आप यहाँ भी लिखेंगे और एकांतर कोण यहाँ भी लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोण AOB ये बराबर है कोण COD के, इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ये इक्वल है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के, और कारण में आप दे देंगे AAA। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग है, उसको हमने करेक्ट कर लिया। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या मान लीजिए OA है एक त्रिज्या, इसी के बराबर एक जीवा है AB। तो इसको ऐसे हम मिला देंगे। तो हमें अब ये सिद्ध करना है कि ये कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे, मान लिया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O तथा जीवा AB है। इसमें OA बराबर है किसके, AB के, इसलिए OB बराबर AB। तो क्या हो जाएगा, OA बराबर OB बराबर AB। ये दिया हुआ है त्रिज्या जो है वह जीवा के बराबर है। तो OA त्रिज्या है तो OA AB के बराबर होगा, और यहाँ देख रहे हैं कि OB भी त्रिज्या है, इसलिए OA भी AB के बराबर होगा। तो दोनों को यदि एक साथ लें तो OA, OB और AB तीनों बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री। इसलिए कोण AOB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दो भुजा बराबर हो तो दो कोण बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है, उसी का इस्तेमाल यहाँ हम लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि tan A बराबर, चूंकि दिया हुआ है tan A बराबर आपका 1, तो हम लोग जानते हैं tan में 1 कितने के बराबर होता है, 45 डिग्री के। तो tan A बराबर हो गया tan 45 डिग्री, इससे हमारा A बराबर हो गया कितना, 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, प्रूफ करना है। इसलिए 2 sin A cos B का वैल्यू 1 लाना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2। तो 2 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 1 आ जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। कुछ लंबा सा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस है, इसको देखते हैं। आपको वैल्यू निकालना है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये लंबा चौड़ा देख करके घबराना नहीं है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, दोनों में एंगल सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos 90 का मान, तो cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान 0 देखिए, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। उसी तरह cos में cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो ये हो गया 0। अब ये क्या बचेगा 2 इंटू इसका स्क्वायर होगा तो ये 1/6 हो जाएगा, 3 ये ऊपर चला जाएगा, यानी 6 इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को चाहें तो सावधानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, आधे सफ़र तय कर लिए, अभी आधा सफ़र बाकी है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति से ही है, फटाफट से हम लोगों को प्रूफ करना है। उसका LHS हम ले लेते हैं। LHS है sec 4a और माइनस जो है वह sec स्क्वायर a है, और इसको हमें दिखाना है tan स्क्वायर a प्लस tan 4a इसको। तो हम इसको sec को ले जाते हैं tan की ओर। तो देखिए यहाँ गौर कीजिए, यहाँ भी sec का पावर 4 है और यहाँ sec का पावर 2 है, तो sec स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। sec स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर a अब माइनस हो जाएगा यहाँ 1। अब इस sec स्क्वायर a को आप चेंज कीजिए tan में, तो आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर a, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। यानी हमको ये पूरे सिस्टम को tan में चेंज करना है, तो हम लोग सबको tan में चेंज कर दिए। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a प्लस tan 4a, और यही चीज़ प्रूव करना था, इसलिए RHS यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसका परिधि अगर हम निकालते हैं तो C1 बराबर 2πr1 हो जाएगा, यानी 2π इंटू 19 यानी 38 पाई सेंटीमीटर। इसका अगर हम निकालते हैं तो C2 बराबर हो जाएगा हमारा 2π इंटू 9 सेंटीमीटर यानी 18 पाई सेंटीमीटर। अब इस दोनों के परिधि को मिलाकर के एक बड़ा सा वृत्त बनाना है, उसकी त्रिज्या क्या होगी तो लिखेंगे, चूंकि इसका मान लेते हैं कैपिटल C बराबर C1 प्लस C2, यानी जो बड़ा वृत्त है उसकी परिधि जो है इस दोनों के परिधि के बराबर हो गया। तो इसका हो जाएगा 2π, इसका R कैपिटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका निकला है 38 पाई या प्लस 18 पाई। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, ये 2πr बराबर 38 और 18 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56 8 8 16 3 1 4 1 5 56 पाई। तो इस तरह से R बराबर हमारा हो जाएगा 56 पाई और डिवाइडेड बाई 2π। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 28 दूनी 56 यानी 28 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो 4 प्लस 4 साइन और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5,
तो 4 जोड़ 4 साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है और साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो मान लिया कि p बराबर 4k और h बराबर 5k। चूंकि b² बराबर होता है h² माइनस p², जो पाइथागोरस का थ्योरम है उसी से p² बराबर b² जोड़ h²। तो इससे हमारा b² बराबर हो गया h² माइनस p²। तो h है हमारा 5k का स्क्वायर और p है 4k का स्क्वायर। तो 25k² माइनस 16k², ये हो जाएगा 9k²। इसलिए b आपका हो गया 3k। 9 का वर्गमूल 3 और k² का वर्गमूल k। अब cos थीटा निकाल लीजिए। तो cos थीटा बराबर होता है b/h। b निकला 3k/5k, k से k कट जाएगा 3/5। अब जो निकालना है उसको लिखिए। इसलिए 4 + 4 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो 4 जोड़ 4 गुना साइन थीटा का वैल्यू तो दिया ही है 4/5 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/5 हो गया। ये कोई किसी से कटने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। 5 ऊपर का एलसीएम 5 चौका 20 जोड़ 16 और नीचे का भी एलसीएम 5, 5 एकम 5 जोड़ 3। अब क्या हो जाएगा, ये 16 36/5 और ये 5 को ऊपर भेज दीजिए, नीचे 8, 5 से 5 कट गया, ये 4 9 36, 4 दूनी 8, यानी 9/4 और इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। यहाँ कह रहा है कि cosec 4 थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस 20 डिग्री, जहाँ ये कोण जो है 4 थीटा यानी cosec के साथ जो भी एंगल है वह न्यून कोण है। तो ठीक है, न्यून कोण में ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूला है उसमें यदि इसको हम कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या 90 डिग्री माइनस थीटा सेक के बराबर होता है, सेक थीटा के। तो इसको हम सेक में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं या इसको हम कॉसेक में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस 4 थीटा और इधर हमारा है सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। हमने इसमें किया कुछ नहीं, हम लोगों को मालूम है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, इसलिए ये कॉसेक थीटा है तो इसको हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए। अब दोनों तरफ सेक है तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री। थीटा को इधर लाएंगे तो माइनस 4 थीटा तो पहले से है, माइनस थीटा और हो जाएगा, और इधर माइनस 20 पहले से है, माइनस 90 और हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5 थीटा और ये हो जाएगा माइनस 110। दोनों तरफ का माइनस कैंसिल करेंगे, थीटा हमारा हो जाएगा माइनस 110 बटा माइनस 5। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। करा एक बेलन है जिसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई दी गई है। बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, बेलन की त्रिज्या r मान लीजिए, r बराबर दिया गया है 4 मीटर और ऊंचाई जो है वह दिया गया है 14 मीटर। एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दी गई है। आपको निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो आसान सा सवाल है ये, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा पाई r²h। पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो 22/7 ले लेते हैं हम लोग, तो 22/7 r 4 गुने 4 यानी 16 और h 14, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 को 16 से गुना कर दीजिए, 44 गुने 22 दूनी 44 गुना 16, और ये सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर नहीं घन मीटर हो जाएगा, आयतन है तो मीटर क्यूब, यानी 16 चौका 64 और 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 16 चौका 64 है 6 70 400 704
4 मीटर क्यूब और यहीं आपका हो जाएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, 6 70। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर मान लिए हम कितना 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, गुने भुजा स्क्वायर यानी √3/4 गुने 12 गुने 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से, तो 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि यहाँ बारंबारता बंटन सारणी दिया गया है, यानी एक वितरण दिया गया है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले अरेंज करते हैं। लिखिए हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग चिन्ह लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह और इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं तो x। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बारंबारता और इसको हम f से लिखते हैं तो f, और अंत में हम x और f का गुना करके लिखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। इस 4 खंड में 2 ही खंड प्रश्न में दिया होता है। जैसे बारंबार वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, इसकी बारंबारता 6 दी गई है। 10 से 20 है, इसकी बारंबारता 7 है। 20 से 30 है, इसकी बारंबारता जो है वह 16 है। उसी तरह से 30 से 40 है, इसकी बारंबारता दी गई है 10। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो ये 5 हो गया, 20 10 30 का आधा 15, ये 25 और ये हो जाएगा हमारा 35। अगले स्टेप में ये दोनों को गुना करके लिखते हैं। तो 5 छक 30, 15 सत्ते 105, 16 को 25 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80, हाँ 16 दूनी 32, 8 40 और ये हो जाएगा 350। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 6 या 7 13, 13 अच्छा 29 का 9 हासिल 2, 19 का 9 हासिल 1, ये हो जाएगा 39। 6 7 6 6 12 7 19 के 9 हाथ में 1 1 2 1 3, इसको जोड़ेंगे तो 5 3 5 8 और ये हो गया 5 3 5 8 1 4 5 3 8, 885। अब माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ का इसको सिग्मा से लिखते हैं xf/f। अब ये हो जाएगा 885 और बटा हो जाएगा 39 और ये भाग दे करके यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी फार्मूला आपको मिल रहा है उन सारे फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाए वह तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि एक घनाभ है और उस घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन पर। घनाभ है, क्या है घनाभ, इसकी लंबाई जो है L जो है वह 6 मीटर, चौड़ाई B जो है वह है 4 मीटर और ऊंचाई H जो है ये है 2 मीटर। अब इसका निकालना क्या है आपको, पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला सारा याद रखिए। पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 × L + B × H। तो 2 6 जोड़ 4 और H कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 × 6 4 10 × 2 यानी 10 दूनी 20 दूनी 40 मीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है तो इसके स्वर आने की प्रायिकता क्या है। तो कुल वर्णमाला के अक्षर कितने हैं कुल
अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं। स्वर अक्षर कै गो है? 5 गो, इसलिए स्वर की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/26, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्या 16, 28 का लौसा 112 है। देखिए LCM 16, 28 कितना है? 112। यानी कि दो संख्याएं हैं, एक है 16, एक है 28। इसका LCM दिया हुआ है 112, तो इसका मौसा क्या होगा? तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब भी याद कर लीजिए, चूंकि समय अब नहीं है, आपकी परीक्षा तुरंत होने वाली है, कि दो संख्या के लौसा यानी LCM और मौसा यानी HCF का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये LCM है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? तो HCF किसका? 16 और 28 का ये हो जाएगा क्या चीज़? दोनों संख्या का गुणनफल, यानी 16 गुनी 28 अब बटा हो जाएगा LCM यानी 112। ये फार्मूला याद रखना है कि LCM निकालना हो तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट बाई HCF, और HCF निकालना हो तो दोनों का प्रोडक्ट बाई LCM। अब 16 7 112 और 7 चौके 28, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4। यानी 16 और 28 का जो HCF होगा वह क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 30 बल्ब है, प्रायिकता के क्वेश्चन हम लोगों को फिर आ गया। 30 बल्ब के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। कुल बल्ब कितने हैं? 26 नंबर क्वेश्चन में कुल बल्ब है 30। कुल बल्ब कितना है? 30। 30 बल्ब के समूह में 5 बल्ब खराब है। खराब कितने हैं? 5। खराब बल्ब 5। 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। इस समूह से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, तो खराब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा खराब बल्ब है 5 और बटा 30 कट के हो जाएगा 1/6 आंसर। तो ये जो छोटे छोटे सवाल हैं, ये प्रत्येक सवाल जो है मात्र 2 नंबर के हैं, इसलिए ऐसे सवालों में समय भी ज़ाया नहीं करना है। आपको 50 तो MCQ बनाना है, 15 ये बनाना है, फिर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सी जो है ये समकोण है। ये त्रिभुज हो गया AB, इधर से आ जाइए C। इसमें कौन सी जो है वह क्या है? समकोण है। CD लंब है AB पर, ये लंब है आपका किस पर? AB पर। तो सिद्ध कीजिए कि AB इंटू CD, ये AB बड़ा वाला और ये CD छोटा वाला, फिर BC, ये BC बड़े वाले त्रिभुज का और CA। देखिए ऐसे सवालों में आप पहले ये पता कीजिए कि आपको दिखाना क्या है, और जिसको दिखाना है वह भुजा किस त्रिभुज में पड़ रहा है। तो ABCD ये हो गया, फिर BC ये हो गया, और CA ये हो गया। यानी इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप आपको दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB और त्रिभुज, ये एक बड़ा त्रिभुज लिए ACB पर खत्म किए। हम A से चले, समकोण पर गए B पर। अब इस त्रिभुज में समकोण चूंकि D पर है, इसलिए अब ADC लेंगे। त्रिभुज ADC में गौर कीजिएगा, एक त्रिभुज लिए हम ABC बड़ा त्रिभुज, तो इसका कोण C और इसका कोण ADC दोनों बराबर है, 90 डिग्री है। C मतलब ABC पूरा लिखिए, ACB कोण ACB। फिर क्या है? कोण A जो है वह दोनों में उभयनिष्ठ है। ये कोण जो है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, या लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो अब देखिए गौर कीजिए, यहाँ एक कोण 90 डिग्री ये और ये कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण A, दोनों माने छोटे त्रिभुज हम इसको लिए हैं और एक बड़ा त्रिभुज लिया है, दोनों में कोण है A, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप हो गया त्रिभुज ADC के बाई
ए क्राइटेरिया से। अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी, अगर हम इसका बड़े त्रिभुज का विकर्ण लेते हैं ए बी, तो छोटे का विकर्ण हो जाएगा ए सी। अब सवाल है कि हमको क्या क्या लाना है, इस पर भी ध्यान रखना है। अब हमको चाहिए इसका बड़े त्रिभुज का कौन सा भुजा, हमारा ए बी आ गया, ए सी आ गया। अब हमको चाहिए सी डी और बी सी, तो इसका बी सी ले लीजिए, बी सी ये, तब इसका क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो बस कोरेस्पोंडिंग पार्ट को खोजना है और जो चीज़ प्रूव करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ए बी इंटू सी डी और इधर हो जाएगा ए सी इंटू बी सी, और यही चीज़ आपको प्रूव करना है। तो ज्यामिति के जो भी प्रश्न हों उन प्रश्नों में सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और तब उसके आधार पर आपको क्या प्रूफ करना है उस दिशा में आप काम कीजिए, निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग पूरे 30 के 30 क्वेश्चन का ऐसा आंसर करने वाले हैं जिसको लिखने पर आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हम बाकी क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, यहाँ दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि इसको आप हल कीजिए। समीकरण लिखते हैं 2x + 3y, और ये दिया हुआ है 11 के बराबर, और 2x - 4y ये दिया हुआ है -24 के बराबर। तो ऐसे सवाल को हल करने की कई विधियां आपको बताई गई है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये 3 फेमस विधियां हैं। तो आप इन्हीं में से किसी 3 का इस्तेमाल कीजिए। सीधे इसको माइनस कर दीजिए, आपका ये सोल्व हो जाएगा। अगर इसको घटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल होगा, 4 और 3 7y, और इसको जोड़िएगा तो 35, और इस तरह से y बराबर हो जाएगा आपका 35/7 बराबर 5। एक तो निकल गया, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। समीकरण का नामकरण कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे y का मान, किसी एक में रखिए ना, एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो अब क्या हो गया, ये 2x + 3 × 5 = 11, यानी 2x बराबर 11 - 3 × 5 = 15, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर ये कट के हो जाएगा -2, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सिद्ध करना है। ये जो है क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति के जो आइडेंटिटीज होते हैं उसका। इसका LHS जो दिया हुआ है वह दोनों रूट में है, नीचे वही रूट है, ऊपर भी रूट है। LHS आपका है √1 + cos थीटा, यानी cos A है यहाँ, डिवाइडेड बाई एक ही रूट के अंदर है। ये सभी क्वेश्चन जो है एक ही रूट में है। इसका वैल्यू हमें लाना क्या है, cosec A + cot A। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि नीचे वाले पोर्शन में, यानी हर में जो भी चीज़ रहता है उसके कंजुगेट से, यानी उसके उल्टा चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो इसको हम और आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे √1 + cos A और डिवाइडेड बाई 1 - cos A, गुना, ये रूट को और आगे फैला दीजिए, 1 - cos A डिवाइडेड बाई, ये माइनस है तो प्लस 1 + cos A, यानी नीचे जो सिंबल है उसका उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करना है। तो ऊपर ये 2 बार गुना हो गया तो रूट गायब हो जाएगा, 1 + cos A, लेकिन नीचे 2 बार रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग चीज़ है, तो नीचे में हमारा रूट रहेगा, ये 1 - cos² A हो जाएगा। अब ये होगा 1 + cos A डिवाइडेड बाई √, ये 1 - cos² A sin² A होता है, और ये 1 + cos A डिवाइडेड बाई हो जाएगा sin A। भाग दे दीजिए 1/sin A और प्लस cos A/sin A, तो 1/sin A क्या हो जाएगा, cosec A, अब प्लस cos/sin क्या हो जाएगा, cot A, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। गौर कीजिएगा, ताश के 52 पत्ते हैं और पूरे के पूरे 52 वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, यानी एक पूरी गड्डी है। तो इसमें से क्या निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह। देखिए, ताश के पत्ते में 4 तरह के कलर्स होते हैं। कलर क्या मतलब, सूट जो डिजाइन है उसका, लाल में 2 और काला में 2, और प्रत्येक में एक एक बादशाह होता है। तो कुल पत्ता कितना है ताश का, कुल पत्ते बराबर है 52। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, ध्यान रखना है, लाल रंग का बादशाह। ये लाल पान नहीं कह रहा है, लाल रंग कह रहा है। लाल रंग में 2 है, एक लाल पान है, एक ईंटिया है, तो 2 बादशाह हो जाएगा। लाल रंग का बादशाह 2, इसलिए लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/52। माने जिसकी प्रायिकता निकालनी है, उस जिसके फेवर में फेवरेबल आउटकम्स बाई पॉसिबल आउटकम्स, तो 2/52 कट करके क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी 1/26 आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, उससे जो 30 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप बी में, उसके 30 के 30 प्रश्नों का हम लोगों ने पूरे डिटेल्स विश्लेषण के साथ लगभग 1 घंटे के अंदर में हम लोगों ने आंसर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप सभी सवालों को देखिए, कागज़ कलम लेकर के बैठिए और आराम से सबका आंसर को आप अपने से कीजिए। और परीक्षा में इस बात का ध्यान रखिए कि आपको केवल 15 के ही आंसर देने हैं, और सभी प्रश्नों को मिला करके कुल प्रश्न पत्र में जो भी सोल्व करना है उसमें 3 घंटा 15 मिनट ही मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। फिर हम मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो के साथ। तब तक ओके बाय, फिर मिलते हैं।